तो हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स। देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन वन के बारे में। लेसन वन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन वन के बारे में। और देखिए जो लेसन वन है, अगर उसका नाम देखें तो इसका नाम है कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। देखो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सब क्वेश्चन को एक तरफ से नहीं लेके चलेंगे। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। उसके बाद देखो इसमें हम दो पार्ट लाने वाले हैं। पहले पार्ट में डेरिवेशंस देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, डिफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उस न्यूमेरिकल से संबंधित जो भी कोई प्रश्न होगा उस सभी को देखेंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए कूलॉम का नियम, जैसे कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र में पहली हेडिंग हम लोग बनाएंगे कूलॉम का नियम। ये पहली हेडिंग है कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम के नियम की बात करें तो CU कूलॉम्स लॉ की अगर हम लोग बात करें तो कूलॉम ने जब अपना नियम दिया था उन्होंने दो आवेश रखे थे। दो आवेश मान लेते हैं, ये आवेश एक ये बिंदु आवेश है और दूसरा जो है इससे कुछ दूरी पर बिंदु आवेश रखा है। एक पहला आवेश मान लीजिए Q1 है और दूसरा आवेश इसी से R दूरी पर रख दिए थे Q2। एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2 है। तो अब दो बिंदु आवेश हैं, तो इनमें देखिए इनमें क्या होगा, एक आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, या इन दोनों आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकते हैं। यदि आवेश जैसे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत आवेश होगा तो क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और अगर निगेटिव लगा तभी समान आवेश हो जाएगा। अगर समान आवेश है तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलॉम ने क्या बताया था, दो बिंदु आवेश लिए थे और उन दोनों के बीच की दूरी r थी। इन्होंने बताया कि जब दो बिंदु आवेश को आप r दूरी पर रखोगे तो क्या होगा, एक बल लगेगा जिसे आप आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कहोगे लगेगा। वो क्या होगा, समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। मतलब आकर्षण बल भी हो सकता है और दूसरा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो अब देखिएगा जो ये बल लगता है F, ये जो बल लगता है F, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। वही लिखते हैं। देखो अब आप क्या कहोगे, कूलॉम ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि जब दो आवेशों को r दूरी पर रखा जाता है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको लिखते हैं गणित के रूप में। जैसे इन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से नियम समझिएगा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। क्या नियम दिया था, इन्होंने नियम ये बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा इन दोनों नियम को आप मिला दीजिए, F समानुपाती मिलाओगे तो Q1 Q2 अपान में हो जाएगा R का स्क्वायर। और F, अब आपको पता होगा कि जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक का नाम यहाँ पर है K। Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब यहाँ पर बताओगे कि सर ये जो है, जो कि जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है,
नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, ये देखो क्या मैंने बताया, ये जो k है एक समानुपातिक नियतांक है जिसे माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिएगा इसका मान यहां पर लिखोगे, जिसका मान ये k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या मैंने बताया कि k एक समानुपातिक नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, और k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, इस लगने वाले बल को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा F बराबर, जहाँ के वहाँ पे ये वैल्यू, जहाँ के वहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, या इसको और आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यही दोनों बल होता है कूलम के नियम के अनुसार। सबसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पर, चाहे इस पर क्वेश्चन करिए चाहे इस पर क्वेश्चन करिए, दोनों से वही वैल्यू आएगी। तो F का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो जो F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होता है, R स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो है कूलम के नियम का सदिश रूप। कूलम के नियम का सदिश रूप हम लोग देखने चल रहे हैं। सदिश रूप मतलब कूलम, देखो अभी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, बल तो वेक्टर फॉर्म में है, बट यहाँ पर देखिए सभी कांस्टेंट है। Q1 Q2 आवेश एक अदिश राशि होती है, और ये दोनों क्या है, अदिश राशियां हैं। तो दूरी भी आप जानते हैं एक अदिश राशि होती है। तो इन दोनों को हम लोग सदिश बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, बहुत एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। तो सदिश रूप देखिएगा, इसका सदिश रूप जैसे मान लो ये मान लो एक बिंदु आवेश है Q1, और ये दूसरा जो है R दूरी पर स्थित है, दूसरा बिंदु आवेश है R, मतलब ये पहला बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है क्या, Q2। ये दोनों R दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं। ठीक, अब देखिएगा मैंने अभी जस्ट बताया, तो Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा और Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा। तो जो Q1 Q2 पर बल लगाएगा उसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर F21। क्या बोलोगे, Q1 Q2 पर जो बल लगाएगा उसे बोलेंगे वेक्टर F21, और जो Q2 Q1 पर बल लगाएगा उसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर F12। और चूंकि ये दोनों R दूरी पर रखे गए हैं, ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, तो Q1 से Q2 की जो दूरी होगी वो प्रेजेंट करेगी R⁻12, और Q2 से Q1 की जो दूरी होगी वो होगी R⁻21। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो अब देखिए Q1 से Q2 पर जो बल लगेगा वेक्टर F21 होगा, और Q2 से Q1 पर जो बल लगेगा वेक्टर F12 होगा, और Q1 से Q2 की दूरी और R⁻12 होगी, और Q2 से Q1 की दूरी R⁻21 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है, वेक्टर F21। तो इसे लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। देखो अब बताओ, Q1 के कारण Q2 पर बल कौन सा बल लग रहा है, वेक्टर F21। वेक्टर कौन सा लग रहा है, वेक्टर F21 बराबर। देखो अब कूलम के नियम से आप लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होता है। तो F यही तो है ना F का मान। अब रखोगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर।
अब देखिए Q1 से Q2 की दूरी क्या है, Q1 से Q2 की दूरी क्या है, ये है r कैप 1 2, क्या है r कैप 1 2। ये आप ऐसा लिख सकते हैं, ये तो एक पहला हो गया, ये भी सदिश रूप है, या तो इसे लिख सकते हैं Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब बताइए Q2 से Q1 पर कौन सा बल लग रहा है, वेक्टर F12 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान में r स्क्वायर। और इसकी दूरी क्या है बता दीजिए, इसकी दूरी है वेक्टर r कैप 2 1 है ना। देखिए यहाँ से दूरी क्या है, r कैप 2 1 है। ठीक, आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार दो बार देखिएगा, बात को समझिएगा, एक मिनट से समझोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, देखो Q1 के कारण Q2 पर बल, देखो Q1 के कारण Q2 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल। ठीक है, ये हो जाएगा, और दूरी r कैप 1 2, दूरी 2 1, ये हो जाएगा। ये है सदिश रूप। चाहे एग्जाम में चाहे आप इसको लिख दीजिएगा, चाहे इसको लिख दीजिए, दोनों में से एक लिख दीजिएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो रट लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया, ये लिख लिए, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद जो हेडिंग है उसको देखने वाले हैं। ठीक, इसके बाद जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखेंगे, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आराम से याद करिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रेजेंट करते हैं। E वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F अपान में Q0। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप Q1 Q2 ले रहे थे, अब ये Q0 क्या ले लिए। देखो मैं बताता हूँ Q0 क्या है। ये जो Q0 है वो परीक्षण आवेश है। क्या है, ये परीक्षण आवेश है। जो Q0 है वो परीक्षण आवेश है, और Q0 एक ऐसा आवेश होता है जिसकी खुद की क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसा आवेश जिसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। मतलब अगर इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये कल्पना मात्र आवेश है। ये क्या है, कल्पना मात्र आवेश है। अगर आपसे कोई पूछेगा सर ये Q0 क्या है, तो आप सिर्फ इतना बताओगे कि Q0 क्या है, एक धन परीक्षण आवेश है या परीक्षण आवेश है, और इसका खुद का क्या होता है, अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जब इसे किसी दूसरे क्षेत्र में रखा जाता है तब इसमें क्या होता है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये क्या है, एक कल्पना मात्र है, कह सकते हो मतलब आभासी क्या है, आभासी आवेश है। ये कल्पना मात्र आवेश मान लिया जाता है कि यहाँ पर जब कोई आवेश नहीं है तो वहाँ पर क्या है, Q0 आवेश होगा। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ से आप परिभाषा क्या बताओगे, ये अब देखिए ये क्या है, लगने वाला बल है, ये क्या है, बल है, और ये क्या है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है। अब आप परिभाषा एकदम सीधा सीधा बता दोगे कि बल और परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को, या आप कह दीजिए बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप अगर परिभाषा थोड़ा और स्टैंडर्ड देना चाहते हो तो कह दीजिएगा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आई होप को परिभाषा आपको याद हुई होगी, परिभाषा आपको याद हुआ होगा। ये क्या बताओगे कि सर बताओगे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। या आप ऐसा सीधा सीधा बोलोगे कि बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और देखिएगा ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है।
अब देखिए इसका हम लोग मात्रक और भीमा निकालते हैं, आता है मात्रक और भीमा। सबसे पहले मात्रक लिखते हैं, मात्रक लिखोगे तो क्या होगा, ई का मात्रक लिखोगे, ई का मात्रक बराबर होगा, ई का मात्रक बराबर होगा वेक्टर एफ का मात्रक, और क्या होगा क्यू नॉट का मात्रक, क्या होगा क्यू नॉट का मात्रक, एफ का मात्रक क्या होगा न्यूटन, कूलाम का मात्रक सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। तो जो ई का मात्रक आएगा न्यूटन प्रति क्या आएगा कूलाम आएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो एसआई मात्रक है, इसका हम एम के एस पद्धति में मात्रक निकालते हैं। एम के एस में मात्रक, एम के एस मात्रक कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो एम के एस मात्रक में इसको तोड़ देते हैं, आने वाला फॉर्मूला तोड़ देते हैं। यह बराबर क्या होता है एम में ये लिखते हैं, आवेश क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है। तो यहाँ पर किसका मात्रक लिखोगे, एम का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, एम का मात्रक किलोग्राम, ए का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति क्या होता है सेकंड स्क्वायर, हिंदी में लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, एम्पियर इंटू टी का मात्रक क्या है सेकेंड, टी का मात्रक क्या होगा सेकेंड। तो आपको मिलेगा यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम मीटर एक ही है, ठीक है, किलोग्राम मीटर, ये हो जाएगा एम्पियर प्रति, लिखिएगा एम्पियर, किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड क्यूब, ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप एम के एस पद्धति में मात्रक निकाल लेते हैं, बीमा बहुत आराम से आ जाएगी। अब आपको पता है बीमा निकाल रहे हैं, अब आपको पता है कि किलोग्राम की बीमा क्या होगी एम, ठीक, और मीटर की बीमा क्या होगी, मीटर में लंबाई दूरी है ये हो जाएगा यल, एम्पियर की बीमा क्या है एम्पियर मतलब धारा की बीमा क्या होती -1, ये -1 लगा -1 हो जाएगा, सेकेंड मीन्स टी है टाइम है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी घात 3 लगा हुआ माइनस तो घात 3 लगा दोगे, तो इसकी बीमा आएगी किलोग्राम की बीमा एम होगी, मीटर की बीमा क्या होगी यल होगी, एम्पियर की बीमा क्या होगी ए होती है, सेकेंड की बीमा क्या होती टी होती है, तो इसकी बीमा आ जाएगी यम यल ए -1 टी माइनस कितना हो जाएगा 3। ये होता है, ये है मात्रक और ये है बीमा। आई होप को आपको समझ में आया होगा। वैद्युत क्षेत्र ये सीधा सीधा पूछ लेता है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो होता है उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसका ये एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और इसका जो एमकेएस पद्धति मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड क्यूब होता है, और ये होता है इसकी बीमा जो होगी एम यल ए -1 टी माइनस क्या हो जाएगा क्यूब। इतना आप जानते हैं, मतलब इतना आपको मैंने बता दिया है। आगे इसके देखते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिए हैं। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होगी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, किसी बिंदु मान लीजिए कि कोई बिंदु ये है ए, ये ना, इस मान लो ये कोई बिंदु ए है, बी मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पर क्या है एक क्यू आवेश है प्लस माइनस एक कुछ भी है वो स्थित है। अब यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ दूरी पर मीन्स आर दूरी पर एक ऐसा आवेश है, एक बिंदु आवेश क्यू है, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और इस पर मान लेना है कि इस पर जो आवेश है वो क्या है क्यू नॉट है। बात को फिर से समझिएगा, एक बिंदु क्या है प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और इस बिंदु पर जो आवेश है क्या है वो मान लेते क्यू नॉट है। बात समझ में आई। हमने इसमें क्या मानेंगे, माना एक बिंदु आवेश, सीधा बनाते हैं इसको ना तब ज़्यादा समझ में आएगा, ऊपर जा रहा है,
इसको सीधा बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिएगा कि एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है और इससे r दूरी पर स्थित है एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और इस पर आवेश क्या है, Q नॉट है। तो आप देखिएगा अगर दो बिंदु आवेश मिल गया और दोनों r दूरी पर स्थित हैं तो उस पर हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं ना। इसमें लिखोगे क्या, बोलोगे सर कि एक बिंदु, माना एक बिंदु A है जिस पर प्लस Q आवेश तथा r दूरी पर ना, बिंदु A से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q नॉट आवेश उपस्थित है और इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग। तो यहां से जब हम लोग, चूंकि ये दोनों आवेश हैं इसलिए कूलाम का नियम लगाया जा सकता है, तो आप लिख दीजिएगा कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम ये कहता है कि जो लगने वाला बल है ये कुछ इस तरह से, ये लगने वाला बल है ये 1/4πε0 और k होता है। यहाँ से इसका मान रखोगे, दोनों आवेश हैं Q1 के स्थान पे क्या है Q और Q2 का स्थान पे क्या है Q नॉट, और दोनों कितनी दूरी पर स्थित हैं, r² दूरी पर। ठीक है, बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो लगने वाले बल और एकांक आवेश के या धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप इसका मान रखिएगा, F का मान रखोगे 1/4πε0 इंटू Q और Q नॉट अपान में r² इंटू ये लिखा गया 1/Q नॉट, ये इससे कट जाएगा, होगा वेक्टर E बराबर 1/4πε0 के Q अपान में क्या हो जाएगा r², ये हो जाएगा Q अपान में r²। निर्वात अथवा y के लिए लिख दीजिएगा, निर्वात अथवा y के लिए क्या होगा, k बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर 1 रखोगे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी 1/4πε0 Q अपान में क्या होगा, r² होगा। बात को फिर से समझ लीजिएगा, दो बिंदु आवेश हैं Q है और Q नॉट है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, r दूरी पर रखे गए हैं। इस पर हम लोग कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम वेक्टर F बराबर 1/4πε0 k क्या है, ये जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है, Q नॉट होगा अपान में r²। अब चूंकि हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वेक्टर F अपान में Q नॉट, तो आप क्या करोगे, इस F के स्थान पे ये पूरा रख दोगे वैल्यू। तो यहाँ से जब ये पूरा वैल्यू रखोगे तो ये Q नॉट है, अपान में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, बचेगा 1/4πε0 के Q अपान में r² बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब ये निर्वात अथवा वायु के लिए जो होता है k का मान 1 होता है, तो 1/4πε0 Q अपान में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ठीक, आई होप को किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आई होगी। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, इसको ले लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जो बात करेंगे वो है, अगली हेडिंग हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर आप बताइए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आप यही बताओगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर, ये भी क्यू है ये भी दोनों बराबर हैं, जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, अगर ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, क्या होते हैं, स्थित होते हैं। हमने क्या बताया, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी मतलब ये होता है 2l हम लोग मान के चलते हैं। सर ऐसा क्यों,
आप 2l ही मान लेते हैं। आप ऐसा तो मान सकते हो, ये r ले लीजिए, l ले लीजिए, ऐसा भी तो ले सकते हैं। हाँ हम लोग ले सकते हैं, बट अगर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे हम लोग को क्वेश्चन निकालना है, तो क्वेश्चन निकालने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। जैसे 2l है ना, तो अगर इसको 2l को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा, l आएगा। अगर l है तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, भिन्न जो है थोड़ा क्रिटिकल हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर 2l लेते हैं। ठीक, आई होप को आपको समझ में आया होगा। तो आप द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताओगे, ये एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लो, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेश, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेश के बीच की दूरी को ना, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इससे समझ लीजिएगा, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये बराबर किसके होता है, पी के। बात आपके समझ में आई। आप क्या बताओगे, किसी एक आवेश ये हो गया, अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये द्विध्रुव आघूर्ण इसको किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। और P बराबर होता है -q इंटू 2l, या बराबर होता है q इंटू क्या होता है 2l, ये दूरी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव ये ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश स्थित होते हैं। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की, लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश स्थित होते हैं। तो हम लोग वैसा बना लेते हैं। मान लो ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस पर -q आवेश, इस पर +q आवेश। मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, जिसके ए सिरे पर -q आवेश, बी सिरे पर +q आवेश स्थित है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है भैया, 2l है। बीच की जो दूरी है कितना है, 2l है। और इस द्विध्रुव के अक्ष में, इस द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P ऐसा स्थित है, इस द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P ऐसा स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और इसकी मध्य बिंदु से जो दूरी है वो कितना है, r है। इसकी मध्य बिंदु से जो दूरी है क्या है, r है। और देखिएगा ये 2l है, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, l हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, l हो जाएगी। अब आप फिर से सुन लीजिएगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, जिसके ए सिरे पर -q आवेश, बी सिरे पर +q आवेश स्थित है। द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, निकालना है। और ये जो बिंदु P है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। तो +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी भैया E1, क्या होगी, +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E1, और -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी क्या,
E2 माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2 होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ से इसकी दूरी भी लेंगे और यहाँ से इसकी दूरी क्या आएगी, पूरा दूरी क्या है, r है, इतनी दूरी क्या होगी, अगर r में से यल घटा देंगे, पूरा दूरी r है और r में से यल को घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी ना। जैसे मान लीजिए पूरा दूरी 10 है, पूरा दूरी क्या है 10 है, अगर आपको पता चल गया यहाँ तक दूरी क्या है 2 है तो यहाँ बता दोगे ना कि 8 मीटर दूरी आएगा, 10 मीटर जो भी होगा। जैसे ये पूरा दूरी आपको पता चल गया 10 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है तो यहाँ की दूरी आप तुरंत बता दोगे कि सर 8 होगा। कैसे पता चला, पूरी दूरी में से उस दूरी को घटा दिए, पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी r माइनस क्या हो जाएगा यल, ये आप आराम से निकाल लोगे। बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर आप इसमें वही समझ लीजिए फिर से, इसमें यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी 5 पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है तो पूरा मिला के दूरी कितनी हो जाएगी, 5 2 7 हो जाएगा। सेम वही कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप निकालोगे, यहाँ तक, क्योंकि माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू से दूरी भी लेनी पड़ेगी, तो ये कितना आएगा r प्लस यल हो जाएगा, ठीक ऐसा। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना है, E1 है, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वो E2 है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं। इसमें लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, लिखने के लिए सर आप यही लिखोगे, माना एक द्विध्रुव निकाय, एक द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिसके A सिरे पर माइनस क्यू आवेश और B सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पे, ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे गए हैं। इसके मध्य बिंदु R से एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। प्लस Q के द्वारा जो तीव्रता होगी वो होगी E1 और माइनस Q की जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, E2 होगी। तो आइए लोग देखते हैं। अब लिखते हैं प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भैया, E1 होगी। मैं ना देखो क्या होगा, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, प्लस क्यू के कारण जो दूरी होगी कितना होगी, ये होगा। और फार्मूला आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या होता है, r²। तो यहाँ पर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा Q अपान में r² है। r² मतलब क्या है, r माइनस यल का स्क्वायर ना, चूंकि इसके आवेश के कारण तो r माइनस क्या हो जाएगा, r माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा, r माइनस यल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में, अब माइनस क्यू के कारण पूरा दूरी लोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप लिखोगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर क्या, कौन सी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ये E होगा बराबर हो जाएगा E1 माइनस क्या होगा, E2। ये क्यों हो गया सर, क्योंकि E1 का मान ज़्यादा है किससे, E2 से। ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो हम अपने सामने ज़्यादा बल लगा पाएंगे कंपेरिजन देन पीछे की तुलना में। तो हम जो जैसे यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे सामने जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और पीछे क्या होगा, कम होगा। इसको और समझ सकते हो, हम अपने सामने ज़्यादा बल लगा सकते हैं, पीछे जो होगा बहुत कम बल लगा पाएंगे, तो आगे वाला ज़्यादा होगा पीछे वाला कम होगा। इसलिए ज़्यादा वाले में से हमेशा कम वाला घटाते हैं। ये ज़्यादा हो गया, ये कम है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला क्या कर दिए, घटा दिए। ये परिणामी तीव्रता आ गया। अब ई का मान रख दीजिए सबका, ई बराबर यहाँ से निकालते हैं, ई बराबर E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा Q अपान में R माइनस यल का होल स्क्वायर। ये तो E1 का मान हो गया, माइनस E2 का मान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
ये होगा Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप E बराबर 1/4 पाई के, अब चूंकि देखो Q भी कॉमन है तो Q कॉमन ले लो, Q हो जाएगा अब पूरे में से 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के, और यहाँ से इसका गुणा करा दी इसमें तो R प्लस L का स्क्वायर माइनस इसका होगा R माइनस L का होल स्क्वायर अपान में, देखो एक ब्रैकेट में A माइनस बी, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लगाए, पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिए। एक लाइन और नीचे सॉल्व करते हैं, आई होप को आपको दिख रहा होगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान में K, और यहाँ से आपको देखो इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और इसका करोगे माइनस के साथ तो होगा R स्क्वायर, इसका ना यहाँ पे हो जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो माइनस फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस के लिए माइनस होता है, लेकिन ये माइनस क्या कर इसको प्लस कर देगा 2RL अपान में क्या बचेगा, ये होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो कट रहा है, R स्क्वायर से कट जाएगा, L स्क्वायर से कट जाएगा, 2RL कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा, 2RL कितना RL हो जाएगा 4RL हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के, Q को हटाने दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 4RL अपान में हो जाएगा ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, साथ में दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P बराबर 2QL होता है, और उसके बाद यहाँ पे वही बनाते हैं इसको फॉर्मूले को, यदि देखो R का मान मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाए, यदि R का मान R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L, तो क्या होगा, तो L स्क्वायर को आप नगण्य कर सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछ लूं भैया कि आप ये बताइए, यहाँ जैसे आपने मार्केट की दूरी और गुजरात की दूरी, तो आपको अरे यार ये तो नाम मात्र का है, कुछ नहीं उसके आगे, तो कुछ नहीं वही नगण्य है। तो ये मान लीजिए दूरी जो R है वो कितना है, L की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो L स्क्वायर को आप नगण्य कर सकते हो। तो यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बनाते हैं 1 अपान में के, या वैसे रहने दीजिए, Q को साथ में लेके चलते हैं, इसको बनाते हैं 2QL, ये बना, देखो यहाँ इस 4 को तोड़ दिए 2 में, ये 2QL ले लिए ना, देखो 2 ले लिए, Q ले लिए, L ले लिए, तो ये बचेगा 2R, यहाँ से बचेगा 2R, और नीचे बचेगा, इसको आप शून्य मान लोगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ना, हो जाएगा शून्य स्क्वायर, तो घटाओगे तो मिलेगा कितना आपको, R स्क्वायर ही मिलेगा। तो ये R स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, ये हो जाएगा। अब आगे चलते थोड़ा सा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के, ये हो जाएगा, देखो ये 2QL क्या होता है, ये P होता है, P इंटू 2R अपान में R की पावर 4, R से R एक, देखो R एक R से ये एक R नीचे कट जाएगा, और E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ये होगा 2P अपान में RQ, ये होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये क्या होता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ पर L स्क्वायर को 0 मान लिया गया, जब 0 में से कुछ घटाओगे तब R स्क्वायर में से 0 घटाओगे ना, तो हो जाएगा R स्क्वायर ही आएगा। R स्क्वायर की पावर 2 लगाए तो R पावर कितना हो जाएगा, 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ से 4, एक R से एक R काटोगे तो ये कितना कट जाएगा, यहाँ पर घात 3 बचेगा। ठीक है, ये होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निर्वात अथवा वायु के लिए निकालोगे तो के बराबर क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपान में क्या आ जाएगा RQ। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में क्या कर दिए, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपको उतनी अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है, ये तो था अच्छी स्थिति में, वो है निरक्षी स्थिति में। ठीक है, उसको देखिएगा। ठीक है,
अब आप दूसरी हेडिंग बनाओगे, अब आप दूसरी हेडिंग ये बनाओगे कि वैद्युत ध्रुवाघूर्ण के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या बनाओगे, तीव्रता बनाओगे। तो अब इसमें देखो निरक्षीय में, निरक्ष में देखो अक्ष का मतलब जैसे हम ये खड़े हैं, हमारे अक्ष में हमारे सामने बिंदु होगा। निरक्ष में क्या होता है, या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। निरक्ष में क्या होता है, या तो ऊपर बिंदु होगा या तो नीचे बिंदु होगा। अक्ष में क्या होगा, या तो हमारे सामने होगा या तो हमारे पीछे होगा। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये एक वैद्युत ध्रुवाघूर्ण है, ऐसा ये वैद्युत ध्रुवाघूर्ण है और ये इसका नाम क्या है, AB है, और ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। अब इसके अक्ष में, अक्ष मतलब इसके ऊपर ले लो, इसके अक्ष में एक बिंदु R है, जिस एक बिंदु क्या इससे इसके मध्य बिंदु से या इसके अक्ष में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसमें हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर ले लो -q आवेश, यहाँ पर ले लो +q आवेश। अब आप -q के कारण बिंदु P पर निकालोगे और +q के कारण बिंदु P पर निकालोगे, -q के कारण बिंदु पर निकालोगे और +q के कारण बिंदु पर निकालोगे। दोनों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब इसके बाद देखिएगा, जब आप ऐसा बनाओगे ना तो ये एक समकोण त्रिभुज आपका बनेगा, ये ऐसा, ये कर्ण होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बताइए, यल होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी यल होगी, क्योंकि यल और यल जोड़ोगे तभी क्या होगा, 2l होगा, ऐसा। तो अब देखिएगा लगा देते हैं ना, देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज OBP में या POB में, POB में क्या करोगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर किसका, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, ये PB का स्क्वायर होगा, और लंब का वर्ग क्या होगा, R का वर्ग, और आधार का वर्ग क्या होगा, L का वर्ग। अगर आप PB का मान निकालोगे, अगर आप PB का मान निकालोगे तो इधर वर्गमूल लोगे, इधर भी वर्गमूल लग जाएगा। R का वर्ग क्या हो जाएगा, L का वर्ग, R का वर्ग L का वर्ग। जितना इसका मान आएगा उतने क्या इसका भी मान आएगा, जितना इसका मान आएगा उतने क्या होगा, इसका भी मान आएगा। अब इतना बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो अब क्या करें, देखो बिंदु P पर दो तरीके से तीव्रता निकलेगी, बिंदु P पर दो तरीके से क्या होगी, तीव्रता निकलेगी। ये देखो इस बिंदु Q के कारण P पर तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो तीव्रता है ना, ये इस पर तीव्रता को दो घटकों में वियोजित कर देंगे। ये होगा E1 cos थीटा, और ये इस पर इधर आएगा, इसे बोलेंगे E2 cos थीटा, और इसके बीचों बीच इसका परिणामी होगा E होगा। और इसके बाद देखिएगा ये है इसका, आप कह सकते हैं इसका क्या है, क्षैतिज घटक है, और इसका जो ऊर्ध्व घटक होगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये होगा E1 sin थीटा, और इधर आएगा ये क्या होगा, E2 sin थीटा, ठीक। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। ये ऊपर नीचे मतलब ये ऊपर होने पर और ये नीचे होने पर ना, ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो बात समझिए फिर से, -q के कारण जो तीव्रता है E1 cos थीटा, और -q के कारण जो तीव्रता है क्या हो जाएगी, E2 cos थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसा लिख दे रहे हैं, दोनों दूरियां समान होंगी, ये हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर। ये -q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 cos थीटा होगी, इसका परिणामी क्या होगा, E1 होगा, इसका परिणामी क्या होगा, E होगा। और एक तीव्रता और आएगी जो ऊर्ध्वाधर होगी, E1 sin थीटा, और इसके नीचे जो होगी E2 sin थीटा होगी, बट ये अपोजिट दिशा में होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप क्या बोलोगे सर कि एक द्विध्रुव आघूर्ण AB है, जिसके A पर -q आवेश और इसके सिरे B पर +q आवेश स्थित है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है।
अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी E1 cos थीटा और माइनस क्यू के कारण जो होगी E2 cos थीटा होगी, और इन दोनों का परिणाम क्या होगा, E होगा। और एक तीव्रता और आएगी जो ऊर्ध्वाधर तीव्रता होगी, इस बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर तीव्रता E1 sin थीटा और इस पर क्या होगा E2 sin थीटा। अपोजिट दिशा में होने की वजह से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेम कुछ करना नहीं है, वैसे इसमें भी लिखना है प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, यहाँ लिख दे रहे हैं P के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ पर दूरी देखो चेंज है, दूरी दोनों के लिए कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए ये आएगा, और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी वो होगा E बराबर E1 cos थीटा और प्लस क्या होगा E2 cos थीटा। क्योंकि ये एक ही दिशा में होने की वजह से ना, देखो ये एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने की वजह से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो E बराबर होगा E1 का मान रखो, E1 का मान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और cos थीटा कॉमन कर लीजिएगा, और इसका मान रखिए E2 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये पूरा क्या हो जाएगा, cos थीटा कॉमन करोगे तो E बराबर, अब देखो पूरा है, देखो ये भी एक है, ये पूरा देखो वही सेम है, ये भी पूरा सेम है, जैसे x प्लस एक्स बराबर कितना लिखोगे 2x, वैसे ये हो जाएगा कितना 2 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यल स्क्वायर, इतना होगा इनटू cos थीटा। देखो cos थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है, यहाँ निकालते हैं cos थीटा का मान, बताओ क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार कितना है, आधार यल है, कर्ण कितना, देखो सब में वही उतना है, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो वहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आधार cos थीटा का स्थान रखोगे यल अपान में रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये होगा E बराबर 2QL, ये हो जाएगा 2QL, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये देखो इसकी पावर 1 है, इसको लिख दे रहे हैं एक बार, और इसकी पावर 1 है, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं यल स्क्वायर आर स्क्वायर। रूट का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या का रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब उसकी पावर कितना 1/2 है, ऐसा। E बराबर क्या लिखोगे, E बराबर लिखोगे 2QL बराबर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, ये P होगा 1 ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये 1/2 और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि अगर आधार समान है तो घातें क्या होती जुड़ जाती हैं। तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये इतना हो जाएगा, देखो एक चीज यहाँ से मान लेते हैं, यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L तो यल स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 कर सकते हो, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। अब ये 0 हो सकता है तो ये होगा R की पावर 2 और पूरा पावर 3/2, 2 से 2 ये कट जाएगा, ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान में R³। इतना होता है निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में। प्लस Q के कारण बिंदु P पर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और माइनस Q के कारण बिंदु P पर क्या होगा तीव्रता हम लोग निकालेंगे E2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होगी E1 E2 क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये सारी होती हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, यही जो है निरक्षीय स्थिति में अभीष्ट व्यंजक है ना। आई होप को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी बात मिस होती है, कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो हेलो बच्चों, देखिए हम लोग
फिजिक्स का लेसन नंबर 1 देख चुके थे। लेसन नंबर 1 में पार्ट 1 देख लिए थे, पार्ट 2 की बात हम लोग करते हैं। देखो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप देख चुके थे, और तीसरा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चौथा उसके बाद था अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। इसमें देखिएगा जब हम लोग कूलाम का नियम देख रहे थे, कूलाम के नियम से ही आएगा। कूलाम का नियम क्या होता था, किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या होता था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। जब हम लोग यहाँ पर निकालते थे, इन दोनों को मिला देते थे, तो ये होता Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर मिलता था, और ये F बराबर एक नियतांक आता था कैपिटल K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जो कैपिटल K था, ये माध्यम का परावैद्युतांक था, ये माध्यम का क्या था, परावैद्युतांक, ठीक है, ये माध्यम का परावैद्युतांक था। और यही के बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता था, कूलाम स्क्वायर। अब देखिएगा जो ये के की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक डिजिट आया था, इसको हम लोग बताए नहीं थे वहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसे निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा कि एक माध्यम के भी एक नियतांक ही था, जिसे हम लोग माध्यम का क्या बोलते थे, परावैद्युतांक बोलते थे। अभी इसकी भी परिभाषा बताइए, और उसके बाद के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है एक नियतांक है, जिसे हम लोग निर्वात अथवा वायु की क्या बोलते थे, वैद्युतशीलता बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, हमें अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए एकदम सरल स्टेप में चलेंगे। देखो एक का एक गुणा कराओगे 1 होगा, और इसका पूरा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इधर से दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁻, क्या होगा 9 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9 बराबर 1 का 1 गुणा कराओगे तो आएगा 1। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है, इसलिए इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे रहने दो। तो ये पूरा ये वाला पूरा इधर डिवाइड हो जाएगा, आएगा 4 पाई इंटू 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा 9। एप्सिलॉन नॉट बराबर ये होगा 1, ठीक। 4 तो 4 है, पाई का मान 3.14 होता है, और ये होता है 9 गुणे, और ये है 10⁻, क्या है 9 है। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1। ये देखो 9 चौका होगा 36, और 36 का 3.14 में गुणा कराओगे तो हो जाएगा 113.04 गुणे 10 की घात क्या होगा 9 होगा। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, भाग करना है। भाग तो दशमलव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसको लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसको दशमलव को हटा दे रहे हैं। कुल मिला के दशमलव को यहाँ से हटाओगे तो हो जाएगा 113.04। अब देखो दशमलव 1-2 अंक दाहिनी तरफ ले गए हैं, तो दाहिनी हम लोग बढ़ा देंगे 10⁻²। ये है 10⁻, क्या है 9 है। इसके बाद इसके आगे चलते हैं, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, देखो अब ये 10⁻+9 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻7। 9 में से 2 घटा दोगे हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये है 113.04
गुणे 10 घात माइनस 10 घात प्लस 7 हो जाएगा। अब हम लोग भाग आसानी से कर लेंगे। ये देखो ये 1 गुणे और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7, यहाँ से बचा हुआ 113/04। अब आप क्या करो 113 से 1 में भाग दोगे तो इसको अगर भाग दोगे तो आप आएगा 0.00008 आएगा और 5 आएगा 46 आएगा, ठीक है। गुणे 10 की घात कितना आएगा -7 आएगा। एप्सिलॉन बराबर आएगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हम लोग दशमलव को दाहिने तरफ लेके चल रहे हैं तो ये आएगा 8.8, यहाँ पे 8 आएगा 8.846 गुणे 10 की घात -7 और ये 5 अंक उधर लेके चले हैं 10 की घात -5 कर देंगे। एप्सिलॉन बराबर होगा 8.8, देखो ये 5 से बड़ा है तो इसको इसमें एक जोड़ दीजिए तो आएगा कितना 5 हो जाएगा गुणे 10 की घात -12। यहाँ पर देखिए ये पलट गया था तो ये हो जाएगा मात्रक इसका कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन का मान, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल चुके हैं और आई होप को आपको ये वैल्यू का होगा समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लिए है, अब हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन का मात्रक और बीमा। एप्सिलॉन का मात्रक और बीमा निकालेंगे। एप्सिलॉन का मात्रक, ठीक है। मात्रक की बात करते हैं, देखो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, कूलम का नियम क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब देखिए हमें एप्सिलॉन चाहिए तो इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर एप्सिलॉन का मान निकालोगे। तो देखो यहाँ से ये पूरा नीचे है सब गुणा में है, इधर इसके साथ आएगा तो गुणा हो जाएगा F4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर बराबर ये गुणा होगा Q1 Q2। यहाँ से एप्सिलॉन को यहाँ ले दो, बाकी सब उधर भेज दो तो Q1 Q2 अपान में यहाँ से आएगा F4 पाई इंटू क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देखिए ये फार्मूला मुझे मिल गया है, ये फार्मूला मिल गया है एप्सिलॉन का। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे मात्रक। अब लिखिएगा एप्सिलॉन का मात्रक बराबर होगा Q1 का मात्रक इंटू Q2 का मात्रक अपान में ये होगा F का मात्रक गुणे, देखो ये 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है, नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर का मात्रक, या इसको ऐसे लिख लीजिए R का मात्रक इसको लगा दीजिए, इसका स्क्वायर लगा दीजिए ये। तो आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं। इसके बाद देखो एप्सिलॉन का मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक देखो Q का मात्रक Q मीन्स आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम। देखो Q2 भी आवेश है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा कूलम अपान में बल, ये F मीन्स बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ये होता है न्यूटन। और R का मात्रक होता है, R का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, इसका स्क्वायर लगा था आप मीटर का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आएगा एप्सिलॉन का मात्रक बराबर, ये देखो यहाँ से कूलम हो जाएगा कूलम का स्क्वायर अपान में आ जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये यहाँ से आप शॉर्ट में लिख सकते हो तो ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन का मात्रक, ठीक है, ये हो गया एप्सिलॉन का मात्रक, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से कूलम के नियम से हम लोग निकाल लिए, यहाँ से ये एप्सिलॉन का मान निकाले, यहाँ से ये आ गया, बाकी सबका मात्रक रख दिए हैं, बहुत आसान है, इस इत्मीनान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये मात्रक तो हो गया, अब हम लोग इसकी बीमा देखते हैं, इसकी बीमा देखते हैं। बीमा देखो बीमा भी यहीं से आएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ मात्रक लिखे हो वहाँ बीमा लगा दीजिएगा, मात्रक यहीं से आ जाए, सॉरी बीमा यहीं से आ जाएगा। देखिए बीमा निकालते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ पे लिख दोगे एप्सिलॉन की बीमा बराबर Q1 की बीमा
इंटू Q2 की बीमा अपान में हो जाएगा F की बीमा, F की बीमा देखिए 4 पाई का बीमा, 4 पाई के कोई भी बीमा नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा इंटू R की बीमा। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा दो। आगे चलते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर, देखो Q1 की बीमा क्या होगी, Q मीन्स आवेश है, आवेश की बीमा क्या होती है, Q बराबर होता है IT। ठीक है, आवेश की बीमा वही होगी जो I और T की बीमा होगी, तो यहाँ से I की बीमा होती है A और T मीन्स समय, समय की बीमा होती है T। अब ये Q2 है, Q2 आवेश ही है, इसका बीमा AT हो जाएगा अपान में बल की बीमा लिखिए, बल, बल यह बराबर होता है MA, यम मीन्स द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा क्या होगी कैपिटल M इंटू ए की बीमा क्या होगी, ए की बीमा क्या होती है L, T माइनस क्या होती है 2, ऐसा इसके डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे वहां से समझ लीजिए, यम L T माइनस 2 होता है। और देखो ये है दूरी की बीमा, दूरी की ये दूरी की बीमा क्या होती है, होता है L, दो पावर 2 लगाएगा तो लगा दीजिए इसमें, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर होगा, ये देखो ए की पावर 2 हो जाएगा और टी है, टी की पावर 2 हो जाएगा अपान में, यहाँ पे है यम, और देखो यल एक पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा यल 3 और टी माइनस 2। अब इसको हम लोग ऊपर लेके चलते हैं, इसको ऊपर लेके चलो, तो ये A2 है और T2 है, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1, यल की पावर -3 और टी की पावर +2 हो जाएगा। अब आप पहले लिख दीजिए, पहले यम लिख लीजिए, -1 है, यम -1, उसके बाद यल देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, टी कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 और ए की पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से बीमा आ गया है यम -1, यल -3, टी 4 और ए 2 हो जाएगा। ठीक, आई होप को आपको बीमा समझ में आएगा, देख लीजिएगा, इसका बीमा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 20 को समझ लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगली हेडिंग है इसमें परावैद्युतांक की परिभाषा, परावैद्युतांक की परिभाषा। देखो परावैद्युतांक की परिभाषा हम लोग क्या, अभी देखो हम लोग जो कूलॉम का नियम देखे तो उसमें आया था, उसमें परावैद्युतांक कैपिटल के आया था, उसी कैपिटल के की परिभाषा हम लोग देंगे यहाँ पर, लेकिन एक नोट लिखेंगे, वी नो दैट हम लोग जानते हैं किसी परावैद्युत पदार्थ की, किसी परावैद्युत पदार्थ में जैसे हो गया तेल, हो गया तेल, मोम और कागज, कोई कुछ अलग पदार्थ जैसे ना, किसी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता निर्वात अथवा वायु की परावैद्युतशीलता के, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये देखिए किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे तेल, मोम, कागज, ठीक है, कोई लिक्विड हो गया, तो किसी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के समानुपाती होता है, अर्थात एप्सिलॉन, देखो परावैद्युत पदार्थ की जो वैद्युतशीलता होती है उसमें लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं, और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। परावैद्युत पदार्थ की निर्वात जो वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन से, और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ये दोनों क्या होती है, परस्पर समानुपाती होती है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का सिंबल हटाओगे तो आएगा के, एक नियतांक होगा, और ये हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, अब यहाँ से आप के बराबर निकालोगे तो आएगा एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ की
परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता। और ये जो है ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, निर्वात की वैद्युतशीलता परिभाषा देखिए यहीं से हमारी आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए किसी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता निर्वात और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो आएगा के। ठीक है, और यहाँ से के बराबर के, ये के क्या है, परावैद्युतांक है, यही क्या है, परावैद्युतांक है, इसी की परिभाषा में देना है। तो के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है, ये एप्सिलॉन जो है परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। परिभाषा आप क्या बताओगे, यही से बोल दीजिए सर कि परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, ये अनुपात है, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक के कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये है परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन नॉट, और ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक के बोलते हैं। ठीक, आई होप को आपको परिभाषा समझ में आएगी, परिभाषा आप लिख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये हो गया, इसकी डिफिनीशन हो गई, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया होगा तो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि एक आवेशित चालक, देखो जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई देगा, आप डिस्प्ले में देखिए वहां पे दिखाई देगा। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक में उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, कह रहा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब किसी आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और चालक में उपस्थित कुल कितना आवेश होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि देखो वी नो दैट, इसको लगाओगे, वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, वी नो दैट कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम है तो 4000 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आवेश हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 × 1.6 × 10⁻⁻19। इसको आप 16 चौका कितना होगा, 64, 6.4। इसको लिख सकते हैं 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻⁻19, तो 6.4 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -16 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश इतना है तो 4000 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये तो इतना हमारा आंसर हो गया, कह रहा है कुल आवेश कितना होगा, ये इतना होगा। और कह रहा है प्रकृति उसकी क्या होगी, प्रकृति की अगर हम लोग बात करें, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश ऋणात्मक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, ऋणात्मक होगी। तो ये क्वेश्चन था। ठीक, हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस आपको इस डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। ठीक, आप आराम से देखिएगा और क्वेश्चन को लगाइएगा, और दिक्कत होगी इसके साथ मार के रख लीजिए, बाद में क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके ऐसा भी पढ़ सकते हैं। आगे कह रहा है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। ठीक है,
और इससे आधी दूरी पर दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, नोट में लिखते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों पर आवेश उतना ही होता है, बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर आवेश होगा वो तो पॉजिटिव होता है। बाकी सब कुछ क्या है, समान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा दोनों जो है इलेक्ट्रॉन वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मान लीजिएगा कि इस पर जो आप मान लीजिएगा कि इस पर आवेश क्या है, मान लो ये पॉइंट मान लो इस पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर कितना है 19 है, या ऐसा ना मान करके कुछ संख्यात्मक मान लो कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन के लिए इस पर जो आवेश है वो मान लो कितना है कि x है। ठीक है, x1 है, और इस पर आवेश क्या है x2 है, और इसको हम लोग कितनी दूरी पर रखें, r दूरी पर रख दिए। ठीक है, तो अब कूलाम का नियम ये कहता है कि जो लगने वाला जो बल F है, उन दोनों के आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या होता है, समानुपाती होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है, बस और कुछ नहीं है। और उसके बाद दूसरा क्या है, और दूसरा कह रहा है इसकी आधी दूरी मतलब r/2 हो जाएगा, आवेश वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप माइनस लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, माइनस आवेश है, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x1 x2 दोनों आवेश हैं। अब ये प्रोटॉन का आवेश है, चूंकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है इसलिए क्या है, धनात्मक आवेश ले लिए। यहाँ इनके बीच की दूरी आधी कर दी गई है। अब देखो तब कितना बल होगा, अब बताइए F इक्वल टू यहाँ से आएगा k, x1 x2 तो वही रहेगा x1 x2, और दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, F बराबर ये दो ऊपर जाएगा, ये 4 पहले चला जाएगा, 4 बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा k x1 x2 अपान में क्या आ जाएगा r², यहाँ पे कर लीजिए समीकरण 1। तो F बराबर आपको मिलेगा 4। देखो इतने का मान क्या है हमारा, इतने का मान क्या है, F है, कैपिटल क्या हो जाएगी F। देखिए आपको यही बताने वाले हैं, देखो 4 गुना आया कि नहीं आया, इसका बल मान लो दूसरा है, इसका बल मान लो F डैश है, ऐसा। ठीक है, F डैश मान लो, तो F डैश बराबर 4F। अगर इलेक्ट्रॉनों के लिए जो आवेश रखे गए हैं उनकी दूरी r है, यदि प्रोटॉनों का वही आवेश है और उसकी दूरी आधा कर दिया जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें बता दीजिएगा, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल अगर F न्यूटन है, इससे आधी दूरी पर दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आवेश आप अपने हिसाब से कुछ ले लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए। ठीक, ये होगा, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जाओ, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या रहा है, पांचों कुछ देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 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 इसको देख लीजिएगा। देखो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, फॉर्मूला जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, यानी होता है, ये क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ये आवेश है। तो आवेशों की संख्या कितना, आवेश Q बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, 1 कूलाम है, तो यहाँ से N बराबर क्या होगा, Q अपान में कितना होगा, E। तो N Q बराबर कितना है, 1 है, Q बराबर कितना 1 है। E का मान देखो, जो E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 19 कूलाम होता है। तो यहाँ से
1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा, n बराबर 1। अब इसको क्या करिए, भाग कर दीजिए, ये तो भाग कर दीजिए, या तो इसको दशमलव को बराबर कर लीजिए, ये होगा देखो 16 हो जाएगा गुणे, ये दशमलव उधर जाएगा, दशमलव उस पार जाएगा, दशमलव जो उस पार लेके जाओगे 10 घात -1 बनेगा, इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये n बराबर 1/16 गुणे ये 19 और 20 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चलोगे 10 की घात कितना हो जाएगा 20, ऐसा होगा। तो n बराबर इसको भाग दोगे कितना आएगा 0.0625 गुणे 10 की घात कितना आएगा 20, ठीक है। n बराबर अब 2 अंक इधर लेके चलो, 2 अंक यहाँ दशमलव यहाँ से कम कर देना, आएगा 6.25 गुणे 10 की घात कितना आएगा 18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा 6.25 इंटू क्या होगा 10⁻18 आ जाएगा। देखो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर क्या होगा n, और E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। यहाँ से n बराबर निकलो Q पानी में आएगा, Q का मान 1 है, 1 रख दिए, E का मान इतना है। अब इसको देखो दशमलव को एक स्थान उधर लेके 10⁻1 बनेगा, 10⁻20 हो जाएगा, 20 ऊपर लेके चलोगे प्लस हो जाएगा 1/16 से 16 से 1 को भाग दोगे 0.0625 आएगा ये। अब देखो अब दशमलव 1 2 यहाँ लेके आना है, दशमलव यहाँ लेके आना है तो हो जाएगा, तो इसमें से कम हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3.2 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3.2, ठीक। अब ये देखिएगा, अब कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश में 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम लोग जानते हैं, सीधा सीधा लिखिएगा, वी नो दैट हम जानते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है 6.25 इंटू 10⁻18। इसलिए 3.2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी से गुणा करा दो, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 6.25 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 18। आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा, गुणा कराओगे तो आएगा 20 दशमलव इतना आएगा, ठीक है, 20 दशमलव गुणे 10 की घात कितना आएगा 18, ठीक। अब ऐसा कर सकते हो, ये इसका कोई महत्व तो नहीं है, दशमलव इसका स्थान पे लेके आओ तो 0 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 19, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3.2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ठीक। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो भी होगा लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, ये ऋण आवेश है, इतना कूलाम आवेश है। तो कह रहा है अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। हम इसमें आपको नोट बताते हैं, नोट पॉइंट में देखिएगा, अल्फा कण में लिखिए, अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखो जब ऐसा तब होता है जबकि उस पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होगा, कोई चार्ज उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, कोई चार्ज उपस्थित नहीं होगा। तो ये होता है कि अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और जबकि क्या होगा उस पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होगा। तो अच्छा देखिए, अगर अल्फा कण पर इतना आवेश है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो आप अल्फा कण पर आवेश में लागते हो, चूंकि अल्फा कण में
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अल्फा कण पर उपस्थित आवेश बराबर होगा 2 गुणे 1 पर उपस्थित आवेश कितना है, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32 होगा, 3.2 आएगा, गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ये आंसर होगा। ठीक, तो 5.0 गुणे 10⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगा, ये हमें निकालना है। तो मतलब यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर भी दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम। हमें क्या निकालना है, कितनी दूरी पर, मतलब R का मान हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q अपान में R²। तो E का मान बताओ कितना है, E का मान दिया है 450 बराबर 1/4πε0 का मान, इतने का जो मान होता है वो क्या होता है 9 गुणे 10⁻9, और Q का मान देखो कितना दिया है 5 गुणे 10⁻⁻8 अपान में R² का मान निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 450 बराबर, ये देखो 9 × 45 इसको कर लीजिए 45, और 9 में से 10⁻9 है, 10⁸ घटा दोगे तो बचेगा 10⁻1 अपान में हो जाएगा R²। अब देखो ये 450 बराबर, ये भी 10⁻1 का मतलब क्या है ओनली 10 है, तो 45 धाम कितना हो जाएगा 450 अपान में R²। अब ये क्या हो जाएगा, R² को यहाँ लेके और इसको यहाँ लेके चलिए, तो ये हो जाएगा R² बराबर 450, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 450, दोनों कट जाएगा, दोनों कट के कितना होगा R² बराबर कितना आएगा 1, तो R बराबर कितना होगा +-1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना R बराबर कितना आएगा +1 मीटर दूरी, मतलब यहाँ पर उस आवेश को +1 मीटर की दूरी पर रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 450 न्यूटन प्रति कूलम होगा। आई होप को आपको ये समझ आपका है, कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आप लोग नंबर डाले रहिएगा। ये है नाइट्रोजन 7×14, कह रहा है इसमें नाभिक पर कूलम में कितने आवेश होंगे, मतलब इतने भी इसमें भी आवेश निकालना है, मतलब इसके नाभिक में कितने आवेश उपस्थित होंगे इसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, देखो ये क्या होता है हमारा परमाणु क्रमांक होता है, और ये क्या होता है, सॉरी ये परमाणु भार होता है, और ये क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है। वो परमाणु भार है, ये क्या है परमाणु क्रमांक है। तो हम लोग अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जब इसको नोट में लिखिएगा, जब किसी परमाणु पर या तत्व पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है तो प्रोटॉनों की संख्या, तो ऐसा करते हैं, तो क्या होगा, कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, और यही बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अब तो परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 7 होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहे नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक
पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? 7 × 1.6 × 10 की घात कितना हो जाएगा? -19 कूलाम। तो ये 16 सत्ते कितना होता है? 112। एक अंदर 0 लगा दिए, × 10 की घात कितना हो जाएगा? -19 कूलाम। ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर जितना वैद्युत क्षेत्र लग रहा है ना, उतना ही क्या लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर जितना भार लग रहा है, भार में से उसका जो वेट लग रहा है, भार, ठीक है, उसका जो भार है, इस पर जितना भार है वो लगने वाले बल की क्या है? बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो भार है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला भार है वो लगने वाले बल के बराबर है ना। जितना भार लग रहा है उतना ही बल है। तो यहाँ पर लिखोगे इलेक्ट्रॉन पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर भार और बल, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पर भार और बल बराबर होंगे, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पर भार और बल बराबर होंगे, इसलिए चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पर भार और बल बराबर होंगे, इसलिए लगने वाला जो बल है यह बराबर किसके हो जाएगा? भार के। भार को किस लिखते हैं? mg से, ठीक है, mg से। और लगने वाला बल F हम लोग पढ़ाए थे, E बराबर होता है F/Q। तो यहाँ से F बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? F बराबर निकालो तो क्या आएगा? EQ, ठीक है, EQ। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो क्या लगा दोगे? E, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, यही फॉर्मूला रख देना जस्ट। तो E बराबर हो जाएगा mg के, तो यहाँ पर E चाहिए हमें, तो mg/में क्या हो जाएगा? E। और E बराबर, देखो ये m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9 × 1 10 की पावर कितना होता है? 31 × G का मान होता है 10। यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। ये देखो यहाँ से आ जाएगा 30, 1 × 10⁻30, ये ऊपर जाएगा 10 की घात +19 हो जाएगा। अपान में कितना बचेगा? 16। ठीक, तो यहाँ से हम लोग आगे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर, इसको भाग दीजिए। अगर इसको आप भाग दोगे तो कितना आएगा? अगर आप इसको भाग देते हैं, कहाँ गया? तो अगर इसको आप भाग देते हैं तो ये आएगा, ये 91 से 16 में भाग दोगे तो आएगा 5.68 × 10 की घात, यहाँ से कम कर दीजिए तो क्या आएगा? -11 आएगा। इतना न्यूटन प्रति कूलाम क्या होगा? आवेश कार्य करेगा। ठीक है, बस देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ दूरी पर स्थित +2 μc तथा -2 μc आवेशों के बीच 10 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करता है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के पश्चात पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों के मध्य कितना बल होगा? ये हमें निकालना है। देखिए मैं अब इसमें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको पढ़िएगा और जो इसमें दिया गया है उसको पढ़ के बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कुछ दूरी पर स्थित। कुछ दूरी मतलब यहाँ पर दूरी फिक्स नहीं है, आप दूरी ऐसे समझ लेंगे, ये कुछ दूरी हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये दूरी पता नहीं है तो कुछ मान लो, अगर मान लेते r, तो ये दूरी मान लीजिए कितना हो गया? r हो गया। कुछ दूरी पर दो आवेश हैं, दो आवेश, एक पहला है 2 μc और दूसरा है -2 μc। ये दो आवेश हैं, इन दोनों पर जो कार्यकारी बल है, जो कार्य करने वाला बल है वो है 10 न्यूटन। इन दोनों आवेशों पे जो बल कार्य कर रहा है वो 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब इसमें इसके बाद ये कह रहा है यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के बाद पुनः इतनी दूरी पर रख दिया जाए तो उन दोनों के मध्य कितना बल कार्य करेगा। अब देखिए बात को समझिएगा,
जब आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया है, जब आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया तो उसमें कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि अगर दोनों आवेशों को आप स्पर्श करा दीजिए, दोनों आवेशों को स्पर्श कराएंगे तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, मान लो कुछ मान लो, तो आवेश Q1 या Q2 बराबर हो जाए। देखो दोनों आवेशों को स्पर्श कराओगे तो ये प्लस 2 म्यू सी है, ये प्लस कितना है 2 म्यू सी, और ये माइनस 2 म्यू सी है। तो यहाँ से Q1 और Q2 क्या आ जाएगा बराबर, देखो प्लस 2 म्यू सी माइनस 2 म्यू सी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये बताओ अगर आवेश का मान शून्य हो गया है तो कूलाम के नियम से, तो आप कूलाम के नियम से क्या जानते हो कि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे रहने दे, Q का मान अगर 0 हो गया तो सबका पूरा मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यह बराबर कितना न्यूटन होगा, 0 न्यूटन। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि अगर आप दो आवेशों को r दूरी पर या कुछ दूरी पर रखे हैं, ये तो उनको आप स्पर्श करा के पुनः उतनी दूरी पर रख दोगे तो उनके मध्य बल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आवेश का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, आई होप आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आप नोट करके अच्छे से समझिए। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन और है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो। देखो परावैद्युतांक को लिखते हैं कैपिटल के से, कैपिटल के बराबर 81 दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष वैद्युतशीलता ई, ये एप्सिलॉन को बोलते हैं, एप्सिलॉन को निरपेक्ष वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसका मान हमें क्या करना, निकालना है। इसे हम लोग क्या बोले थे, किसी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता, या इसे बोल सकते हो आप निरपेक्ष वैद्युतशीलता। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट ये होता है सापेक्ष वैद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये होता है एप्सिलॉन बराबर, एप्सिलॉन का मान रख दो 8.85 × 10⁻12, के का मान रख दो 81, और इसका आप गुणा कराओगे तो आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 7.17 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे इतना आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आप इतना कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी, और इसी तरह से आप पढ़ाई को मजबूत करते रहिए, पढ़ाई को करते रहिए। बाकी कोई भी दिक्कत होगा उसके लिए हम सब हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।